हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम 12th का अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गैर व्यापारिक संस्था, जो अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कंसेप्ट बताया जाएगा। कंसेप्ट के साथ साथ आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट बताया जाएगा और एक मैथ करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज बनाते हैं कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और NPO का कंसेप्ट क्या होता है, देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NPO। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? NPO यानी गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था। क्या होता है अलाभकारी संस्था? देखिए, बिजनेस हमारा दो तरह का होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग, एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जो बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करता है ना। इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। लेकिन जो समाज सेवा करने के लिए बनाता है, जैसे आपका कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रस्ट हो गया, रिलीजियस प्लेस हो गया, ये ऐसे संगठन को हम क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। जो उसी में से एक चैप्टर है जिसका नाम है NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में आज हम वो स्टार्ट करने वाले। क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, सबसे पहले कहता है गैर व्यापारी संस्था क्या है। गैर व्यापारी संस्था क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है ना। कहता ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज की सेवा करने के लिए बनाई जाती है। क्या बताए? ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, इसका मकसद नहीं है लाभ कमाना, क्या करना है, बल्कि समाज की सेवा करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं या अलाभकारी संस्था कहते हैं, है ना। इसको हम इंग्लिश में भी कर दिए आपका, देख लिए। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन विच रन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी विच नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट प्रोवाइडिंग सर्विस और वेलफेयर टू द सोसाइटी, यानी ये प्रोवाइड करता है सोसाइटी के लिए, समाज सेवा करने के लिए बनाई जाती है। इट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हिंदी में लिख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इंग्लिश में लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं क्या क्या आपका ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, क्लब हो गया, है ना, रिलीजियस प्लेस हो गया आपका, है ना। और रिलीजियस प्लेस में मंदिर मस्जिद भी बोल सकते हैं। रिलीजियस प्लेस को क्या बोल सकते हैं हम? मंदिर और मस्जिद बोल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इस तरह का जो बिजनेस होता है जिसका मकसद लाभ नहीं कमाना होता, वो किस तरह का अकाउंट बनाता है, किस तरह का अकाउंट रखता है, कैसे बनाता है, उसी को जानने के लिए आज चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये समझ गए गैर व्यापारिक संस्था क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपको हिंदी में भी लिखा दिया और इंग्लिश में भी समझा दिया, इसका एग्जाम्पल भी पेश कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ध्यान दिएगा, एक गैर व्यापारिक संस्था 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। कहता है एक गैर व्यापारिक संस्था कितना 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, 3 तरह का, या इंग्लिश में भी लिख दे ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन? सबसे पहला देखिएगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। कौन अकाउंट है? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा हम क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आय एवं व्यय खाता। एक तीसरे नंबर बनता है बैलेंस शीट। तीसरे में क्या बनता है? बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। यानी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारी संस्था यह 3 तरह का अकाउंट बनाता है। ये 3 तरह का अकाउंट बनाता है ना। जिस तरह प्रॉफिट मेकिंग बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बनाता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है ना। तो लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आगे दिया हुआ, इसके अलावा भी
कुछ छोटे मोटे सपोर्टेड अकाउंट होते हैं। अब बोले सर ये सपोर्टेड अकाउंट क्या होता है, यानी इसको बनाने के लिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है, इसीलिए लिखे इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सपोर्टेड अकाउंट भी है जो बनाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं बनाए जाते हैं, जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दो हो गया। और तीसरा होता है कंज्यूमेबल गुड्स। ये सपोर्टेड अकाउंट है। किसके लिए सपोर्टेड है? ये तीनों अकाउंट बनाने में इसका यूज होता है, इसी को बोलते हैं सपोर्टेड अकाउंट। ठीक है ना? ये बनाने के लिए इसको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमको सीखना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्या सीखना है हमको? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट शुरू में बताए थे, हम उसको बताने वाले हैं। सबसे पहले कंसेप्ट है ना, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या क्या बनाया जाता है, और इसमें से सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए आप देखते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या, आगे देखते हैं। आइए यहां पे आया रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट है, यानी बनाने के लिए फॉर्मेट। लेकिन इसमें एक डेफिनेशन भी आता है, पूछेगा, थ्योरी भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, हिंदी में प्राप्ति भुगतान खाता क्या है। ये थ्योरी अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को चाहिए तो हमें अपने व्हाट्सएप में कॉल करें, व्हाट्सएप में या तो मैसेज करें, है ना। मेरा नंबर है 8271797704। जिसको नोट्स लेना हो अकाउंट का थ्योरी नोट्स, है ना, या बीएसटी का थ्योरी नोट्स, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए, तो ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा, जिसको चाहिए वो हमको फोन कर लीजिएगा। और मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है हजरतगंज लाइन बाजार में, जिनको ऑफलाइन क्लास करना हो तो वो ऑफलाइन आकर क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का थोड़ा थोड़ा हम थ्योरी बताते हैं। कहता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, यह एक वास्तविक खाता होता है और यह कैश अकाउंट की तरह बनाता है। इसमें केवल कैश ही ट्रांजैक्शन को देखें, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश मेरे पास से जा रहा है, बस उसी को इसमें दिखाना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिखाना। इसमें उधार ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं दिखाते हैं। यानी मान लेते हैं किसी को 10,000 का माल उधार दिए, तो उधार है तो उधार इसमें नहीं दिखाते हैं। क्रेडिट में बेच रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो उसको इसमें नहीं दिखाएंगे। इसलिए इसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जितना रिसीव होगा और कितना पेमेंट होगा उसी को इसमें दिखाते हैं। इसके थ्योरी आपको दिया गया है। अब हम आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बताने वाले हैं कि रिसीव एंड पेमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, इसका मैथ किस फॉर्मेट में बनेगा। यही फॉर्मेट में मैथ बनने वाला है, जिसका नाम है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। इसका मतलब होता है आपका कि फॉर द ईयर इंडेड मतलब आपका किस डेट के लिए बनाते हैं। हमेशा जब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं 1 साल के लिए। अगर ये 2024 चल रहा है तो 24 में अगर 1 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा उसको कैलेंडर ईयर बोलेंगे, और जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसको हम फिनेंशियल ईयर बोलेंगे। और अधिकांश बिजनेस हमेशा फिनेंशियल ईयर को फॉलो करता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है फॉर द ईयर इंडीड 31 मार्च 2024 हो गया 25 वो लिखते हैं। यानी बिजनेस हम 1 साल के लिए बनाते हैं, वो अंतिम डेट का ये कॉलम होता है। ठीक है ना। तो आइए इसको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। इधर है आपका रिसिप्ट, इधर आपका पेमेंट, यानी जितना पैसा आएगा डेबिट साइड दिखाएंगे, जितना पैसा जाएगा यहां से क्रेडिट साइड। जो आ रहा है तो डेबिट साइड, जो जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला क्या 4 कॉलम का फॉर्मेट है। पहला है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, इधर होता है डेबिट साइड, इधर होता है क्रेडिट साइड। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बैलेंस, सबसे पहले है बैलेंस बीडी। अगर आप 12th में हो तो 11th पढ़ चुके होंगे, तो 11 अगर पढ़े होगे तो पता होगा कि बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। कौन बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। यानी जब हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे पहले से मेरे पास कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा है। तो यानी कैश बैलेंस बीडी का मतलब कैश इन हैंड, यानी आपके पास कैश कितना रुपया है, तो सबसे पहले उसको दिखा देंगे। ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक, यानी पहले से बैंक में रुपया कितना है, ओपनिंग बैलेंस, उसको दिखा देंगे, ये पहले से आपके पास है।
उसके बाद उस साल में, जिस साल का आप बना रहे 24 हो, 25 हो, 26 में, उस साल में देखते हैं आपको क्या क्या मिला। देखते हैं सबसे पहले मिलता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। याद रखिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनता है, मेंबर बनता है। बहुत सारा मूवी में आप देखे होंगे कि मेरा पापा तो इस ट्रस्ट का, इस कॉलेज का ट्रस्टी है, बहुत बड़ा ट्रस्टी है। ट्रस्टी का मतलब होता है उसका मेंबर होना, यानी मेंबर होता है तो वो अपने क्या कहता है, हर महीने एक सब्सक्रिप्शन देता है, 2000, 10,000, 5,000 जो होता है वो देता है। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमको 3 प्रकार से मिल सकता है। एक, जो करंट ईयर जो चल रहा है 2024 है तो 2024 का वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। अगर इससे पहले बीता 2023 उसका अगर मिलेगा तो उसको ओपनिंग सब्सक्रिप्शन। अभी 2024 है तो करंट हो गया, इससे पहले का मिला तो 23 का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। लेकिन अगर 25 का हमको अभी मिल गया तो उसको हम बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। यानी सब्सक्रिप्शन तीन टाइप से लेते हैं। फिर से बोले, करंट ईयर अभी क्या चल रहा है 2024, अगर 2024 में जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हुआ। लेकिन आप 25 का रिसीव अभी कर रहे हो तो इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन पिछले साल का कुछ बकाया रह गया आपका सब्सक्रिप्शन, अगर वो अभी मिलता है 2024 में, 23 का सब्सक्रिप्शन 24 मिलता है, इसको ओपनिंग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। यानी सब्सक्रिप्शन में तीनों को जोड़ कर दिखाएंगे, इसमें चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, सभी तरह के प्राप्ति को दिखाते हैं। इसके बाद आता है डोनेशन। क्या होता है डोनेशन? यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसको अगर दान दे देता है तो उसी को हम बोलते हैं डोनेशन। और याद रखिएगा डोनेशन 2 प्रकार के होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वह डोनेशन होता है किसी मकसद के लिए वो पैसा अगर दिया जाता है कि लो ये पैसा आपको डोनेशन मिल रहा है, यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है इस कॉलेज में, बच्चे बहुत गर्मी से मर रहे हैं, है ना, परेशान हो रहा है, तो आपको हम डोनेशन दे रहे हैं, इस पैसे से आप क्या करिए 5 लाख दे रहे हैं तो 5 लाख का इसमें एसी लगा दो, जनरेटर ले लो। तो यानी ये हो गया स्पेशल डोनेशन। यहाँ पे एक पर्पस जोड़ दिया, डोनेशन तो दिया, पर्पस जोड़ दिया, एसी लगाने के लिए पैसा दिया। यानी अगर बिल्डिंग अगर नहीं है तो वहां झोपड़ी में अगर पढ़ा रहा बच्चे सबको, कहते अच्छा काम करो, ये लो पैसा 10 लाख, इससे बिल्डिंग बना लो, बच्चे को पढ़ाने में ठीक सुविधा मिलेगा। तो ऐसे डोनेशन को हम स्पेशल डोनेशन कहेंगे। लिखा रहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर एसी, डोनेशन फॉर लैंड, इस तरह से लिखा रहे समझ जाइए कि ये स्पेशल डोनेशन है, ठीक है ना। दूसरा होता है जनरल डोनेशन। दूसरा क्या होता है? जनरल डोनेशन। डोनेशन दे दिया, कुछ नहीं बोला उस पैसे से आपको क्या करना है, एसी खरीदना है कि बिल्डिंग खरीदना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का ट्यूशन फी मैनेज करना है, क्या करना है उसका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ आपको पैसा दे के चला जाता है। ऐसे डोनेशन को हम बोलते हैं जनरल डोनेशन। ये जितना भी बता रहे हैं ये सब रिसिप्ट है, प्राप्ति है, इनकम है, समझे। देखिए रिसीव लिखा हुआ, ये सब प्राप्ति है, भुगतान अभी नहीं करे, प्राप्ति बता रही है। ये सब पैसा आपको एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, गैर व्यापारिक संस्थान में आता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फी। क्या है इसके बाद? लाइफ मेंबरशिप फी। क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फी? यानी कोई भी मेंबर मरने से पहले अगर उसके जमीन है आसपास, यानी जहां पे ट्रस्ट है, जहां पे क्लब है, जहां पे कॉलेज है, तो क्या करता है वो दान कर देता है किस पे, उस कॉलेज ट्रस्टी में, चलो अब हम तो जा रहे हैं इस दुनिया से, ऐसा काम करके जाए कि मेरा नाम हो जाए। तो अगर वो मेंबर कुछ बड़ा करके चला जाता है, बड़ा दान देके चला जाता है, ऐसे मेंबरशिप फी को तो बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। आइए इसके बाद आता है लेगेसी। लेगेसी भी होता है, यानी कोई भी वसीयत कर देता है कि इस कॉलेज को हम वसीयत करते हैं, इस जमीन मेरे मरने के बाद इस कॉलेज का हो जाएगा, ऐसे चीज को हम बोलते हैं लेगेसी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वसीयत, रिक्त बोलते हैं, ठीक है। ये सब प्राप्ति है, लेकिन इसमें 2 तरह के प्राप्ति होता है, एक कैपिटल नेचर, एक रेवेन्यू नेचर। हिंदी में कहे तो आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, इसमें दोनों तरह का प्राप्ति को दिखाते हैं, इसमें दोनों मिक्स है। इसके बाद आता है रेंट ऑफ हॉल, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, कॉलेज का ग्राउंड ले लेता है रेंट पे, यानी कुछ मतलब प्रोग्राम करने के लिए, उनसे जो पैसा आता है इसी को बोलते हैं रेंट ऑफ हॉल। ये भी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए इनकम होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है। लॉकर रेंट, लॉकर जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपना पैसा, अपना डॉक्यूमेंट्स वो कॉलेज में लॉकर में रखवाता है, या कोई काम के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रखवाने के लिए जो पैसा उसको मिलता है उसको हम बोलते हैं लॉकर रेंट। ये भी इसके लिए प्राप्ति है, इनकम का काम करेगा। इसके बाद आता है इंट्रांस फी। ये देखिए इंट्रांस फी। इंट्रांस फी क्या है? इंट्रांस फी का दूसरा नाम है एडमिशन फी। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो
तो लेते तो क्या कुछ ना कुछ तो फी देना ही पड़ता है, 200 400 500 1000 रुपया जो फी देते हो कॉलेज वाले को या कोई स्कूल में या कोई क्या मेडिकल में हॉस्पिटल में 2 रुपया 4 रुपया, तो वो पैसा जो आता है इसी को हम बोलते हैं इंट्रांस फी, एडमिशन फी। ये भी एक इनकम ही है, किसका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हम बता रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, जो प्राप्ति इनकम है उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। और इसके बाद है आपका सेल्स ऑफ एसेट, संपत्ति बेचे हो तो पैसा आएगा, ये भी प्राप्ति हुआ, इसको भी हम कौन सा दिखाएंगे? डेबिट साइड दिखा देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा हुआ? इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कॉलेज के पास 5 लाख हो गया, 10 लाख 20 लाख जमा रखने से कोई फायदा होगा क्या? उसको अगर हम इन्वेस्ट कर दें कहीं शेयर मार्केट में, जमीन में या किसी चीज में, उससे जो इनकम आएगा तो वो मेरे लिए फायदा है ना, इनकम का अंक। इसलिए इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अगर वो भी आ रहा है, ये भी मेरा रिसिप्ट है, प्राप्ति है। यानी इस साइड जितना भी आइटम बताया है सब प्राप्ति है, रिसिप्ट है। इधर जितना भी होगा वो पेमेंट होगा। तो ये है, इसके अलावा बहुत सारा और आइटम है, लेकिन क्या करें इतना तो हटा नहीं सकते इसमें, इसलिए मेन जो आइटम है आपको हम यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा भी और रिसिप्ट हो सकता है, वो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप समझ ही जाओगे। तब इतना दिन से आप पढ़े हो, 11 पढ़ लियो, 12 में भी पढ़ने के लिए आगे हो, इतना तो नॉलेज होगा कि इनकम कौन हो सकता है और एक्सपेंस कौन हो सकता है, प्राप्ति कौन हो सकता है, भुगतान कौन हो सकता है, वो तो पकड़ ही लोगे। लेकिन मेन आपको बता दिया गया है। अब आए तो ये हो गया रिसिप्ट। अब हम आने वाले हैं पेमेंट की तरफ। किसके तरफ? पेमेंट की तरफ। देखिए क्या होता है पेमेंट में। सबसे पहला है सैलरी पेड। अगर आप एक कॉलेज खोले हो, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, तो क्या वहां पे एक क्या कहते हैं प्रोफेसर रहता है, प्रोफेसर है, बहुत सारे स्टाफ होता है, क्या उसको सैलरी देते नहीं देते? तो आपकी नजर में ये एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। खर्च का मतलब भुगतान हो गया, तो इसमें पेमेंट में दिया जाएगा, है ना, पेमेंट साइज में दिखाया जाएगा। यानी उसका रेंट पेड, अगर रेंट पेड कर रहे हैं ये भी खर्च हो रहा था, इसका मतलब भुगतान कर रहे थे, ये भी पेमेंट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस यानी ऑफिस का जो खर्चा होगा उसको भी हम कहां दिखाएंगे? पेमेंट। ये सब पेमेंट है, भुगतान है। ये रिसीव था, ये पेमेंट है, यानी ये प्राप्ति है, ये भुगतान, ये सब खर्च हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यानी प्रचार प्रसार के लिए खर्च करते हैं, कुछ विज्ञापन कर लेते हैं, प्रचार कर लेते हैं, प्रसार, उसमें जो खर्च करते हैं ये भी आपका पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है, ये सब जा रहा है। सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, थ्योरी में पूछा जाता है। सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम क्या होता है? कहता है सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम का मतलब होता है कोई भी कॉलेज, ट्रस्ट, क्लब, अगर कोई बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाता है कुछ कार्यक्रम करने के लिए या एग्जामिनर के तौर पर बुलाने के लिए, एंकरिंग करने के तौर पर बुलाने के लिए, उनको जो उस कॉलेज की तरफ से जो रुपया दिया जाता है उससे ही हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम। यह रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम है रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, दोनों या नन ऑफ दिस, तो हमेशा मारिएगा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ये भी खर्च होता है, याद रखिएगा। कैसे हुआ? जो बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पे, है ना, कुछ परफॉर्म करता है, कुछ काम करता है, उसके लिए जो पैसा देते हैं कॉलेज की तरफ से, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम। इसके बाद एसेट परचेज, एसेट में ये होगा, सॉरी, एसेट परचेज, कौन परचेज? एसेट। अगर एसेट खरीद रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो जा रहा है। तो एसेट भी खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद न्यूज पेपर परचेज, आप जानते हैं बहुत सारा कॉलेज सब में पेपर लिया जाता है तो फ्री में मिलता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। उसके बाद क्या लिखा? इंश्योरेंस पेड, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो भी इसमें पैसा जा रहा है, इसलिए भी पेमेंट साइड दिखाया जाएगा, इंश्योरेंस पेड। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कौन चार्ज? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। आप बताइए जहां पढ़ोगे तो बिजली तो होगा ही, जनरेटर तो होगा ही, तो वहां उसका खर्च जो आएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल का, वो भी आपका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा तो पेमेंट कर रहे हैं हम। उसका पोस्टेज एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है जहां कलम, कॉपी, दवात, पेंसिल, रबर, ये सब आइटम अगर खरीदते हैं उसका नाम दिया गया है स्टेशनरी। छोटे मोटे शहर में हम लोग बोलते हैं बुक स्टॉल, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इसको स्टेशनरी स्टोर बोला जाता है। जहां कलम, जहां कॉपी, जहां दवा, जहां पेंसिल, जहां रबर, जहां गोंद, ये सब आइटम मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। अब पोस्टेज तो जानवे करते हैं, स्टाम्प पेपर में जो लगता है उसको पोस्टेज, ये भी आपका एक्सपेंस ही होगा। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है विविध खर्चा, छोटे मोटे, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे को हम सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं, या तो मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं, या तो पीटी एक्सपेंस बोलते हैं। 3 नाम बोलते हैं इसको। सन्ड्री एक्सपेंस का 3 नाम है आपका, कौन कौन? सन्ड्री एक्सपेंस,
मिसलेनियस एक्सपेंस या तो पीटी एक्सपेंस, यानी छोटे मोटे जो खर्च होते हैं ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं सन्डे एक्सपेंस। जैसे चाय ले आए, है ना, पानी ले आए, है ना, कुछ बिस्किट ले आए। ये एक दिन में मान लेते हैं 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार अगर चाय बिस्किट आ जाता है, और एक साल में कितना बार आएगा उसको अलग अलग लिखो तो पता चला कि पूरा कॉपी उसी से फुल हो जाएगा, पूरा डायरी उसी से फुल हो जाएगा, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट उसी से फुल हो जाएगा। तो उसको जोड़ के एक नाम दिया गया सन्डे एक्सपेंस, पीटी एक्सपेंस या तो मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, ये भी खर्च हो रहा है, ये भी पैसा जा रहा है। रिपेयर्स, ये बात तो आप जानते हैं, रिपेयर्स का मतलब है ना मरम्मत करना, यानी कॉलेज का दीवार टूट गया है या रंग खत्म हो गया या बहुत बेंच टूट गया है, इसका मरम्मत करने में जो खर्च होता है इसको हम रिपेयर्स बोलते हैं। ये भी पैसा जा रहा है। ये पैसा आ रहा था रिसिप्ट, इधर पेमेंट का पैसा जा रहा है ना। आप पकड़ लिए कि कौन पैसा आ रहा है, किससे पैसा आ रहा है, किससे पैसा जा रहा है। इस आइटम को अगर आप पकड़ लोगे तो आपसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में बनाने में दिक्कत नहीं होने वाला है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में इस आइटम को अगर पहचान लिए कौन रिसीव है कौन पेमेंट है, बस इसमें पुट कर देना है। रिसीव मिलेगा इधर दिखा देना है, पेमेंट मिलेगा इधर दिखा देना है। जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन, ओ रिसीव है, इधर दिखा देंगे। लिखा रहेगा जनरल डोनेशन, ओ रिसीव है, इधर दिखा देंगे। देखो लिखा रहेगा सैलरी है, पेमेंट इधर दिखा देंगे। यानी ऐसे इसको दिखा देना है। इसको दिखाने के बाद क्या इसका बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करने के बाद देखेंगे कौन साइड ज्यादा है। याद रहे जब भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो हमेशा आपका रिसीव साइड ही ज्यादा मिलेगा। कौन साइड, रिसीव साइड ही ज्यादा मिलेगा। तो अब इसी रिसीव पेमेंट अकाउंट में रिसीव साइड को जोड़ लोगे, जिधर ज्यादा होगा 11 अगर पढ़ेगा आपको पता होगा, जर्नल लेजर बना चुके आप लोग, कहता जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों साइड इक्वल कर देंगे। अगर इधर 1 लाख है इधर 70,000 है, ज्यादा किधर हुआ, इधर, जिधर 1 लाख ही दोनों साइड दिखाएंगे। अब इस 1 लाख में से इस जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी एक्सपेंस उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा, यहाँ पे 2 है, एक कैश है और बैंक है, दोनों में से क्या निकालेंगे, दोनों में से कोई एक निकलेगा। यहां भी देखिए बैलेंस बीडी में कैश और बैंक है, ओपनिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग में भी आपको कैश और बैंक में दोनों में से एक दिया रहेगा। अगर कैश का बैलेंस दिया रहेगा तो आंसर निकलेगा बैंक का बैलेंस। क्या निकलेगा, बैंक का बैलेंस। अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, समझे, अगर कैश का बैलेंस दिया रहेगा तो बैंक निकाल लेंगे, बैंक निकाल लेंगे। अगर बैंक का बैलेंस दिया रहेगा तो क्या निकालेगा, कैश निकालेंगे। यानी दोनों एक साथ नहीं निकलेगा, दोनों में से कोई एक निकलेगा। यानी इस यहां पे लिखिए क्लोजिंग में सीडी होगा बैलेंस, सीडी, सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। याद रखिएगा, बीडी का मतलब ओपनिंग और सीडी का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग। सी होगा, याद रखिएगा सीडी। तो इसका मतलब आपका 2 बैलेंस है, एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। दोनों आंसर नहीं निकले, दोनों में से एक निकालेंगे। कौन निकालेंगे, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे देखोगे कि एक बैलेंस दिया रहेगा, अगर कैश का बैलेंस दिया रहेगा तो बैंक का आंसर निकालेंगे, और बैंक का बैंक बैलेंस दिया हो रहा है तो कैश का मतलब बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसको घटाने के बाद जो आएगा इसमें से एक आंसर आपका हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। क्या आपको ये समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये समझ में आया या नहीं आया। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट है छोटा मोटा, इसी के नजर के लिए चलिए उसको पहले देख लेते हैं क्या है कंसेप्ट। किसके रिगार्डिंग है ये, रिसीव एंड पेमेंट के रिगार्डिंग में कुछ कंसेप्ट बताया गया, 7 छोटे मोटे कंसेप्ट। ये बनाने में काम आएगा, मिक्स करके बताया गया, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताए जिससे कि समझने में आसान हो जाए। तो सबसे पहला है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड सबसे पहले ओपनिंग कैश बैंक को दिखाते हैं। याद रखिए जब भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले कौन सा है, डेबिट साइड। डेबिट जानते हैं इधर होता है डेबिट साइड, कैश और बैंक को दिखाना। वो कौन, ओपनिंग वाला प्रश्न में दिया रहेगा। याद रहे प्रश्न में दिया रहेगा ओपनिंग कैश को सबसे ऊपर डेबिट साइड दिखा देना। किसी को दिक्कत है ना। यह है डेबिट साइड, यह है क्रेडिट साइड। तो दूसरा क्या कर रहा है, यह कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है। किसकी तरह बनाया जाता है, कैश अकाउंट। सर ये कैश अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट का मतलब होता है जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं, 11 आप पढ़े हो कैश बुक, है ना। तो कैश अकाउंट का मतलब कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, बस उसी ट्रांजेक्शन को देता है। कितना उधार है कितना क्रेडिट में उसको इसमें नहीं दिखाते हैं।
कितना बकाया उसको भी इसमें नहीं दिखाते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस आइटम को इसमें नहीं दिखाते, यानी जो कैश आ रहा है डेबिट साइड, जो कैश जा रहा है क्रेडिट साइड दिखाएंगे। इसमें और कुछ भी नहीं, इसी को हम बोलते हैं कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इसे हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं। तीसरा, यह सभी रिसीप्ट, यहां है ना, सभी रिसीप्ट चाहे कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर, उसे डेबिट साइड दिखा देंगे। क्या समझे? सभी रिसिप्ट चाहे कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर, उसे कौन सा दिखाएंगे? डेबिट साइड दिखा देंगे। अब इस सर मन में सवाल आ गया, सर ये कैपिटल नेचर क्या होता है, ये रेवेन्यू नेचर क्या होता है? इसको हम आगे चलकर अच्छे से लिखाने वाले हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा आपको अभी बता देते हैं। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है, रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयगत प्राप्ति। ऐसे इनकम जो बिजनेस का रेगुलर इनकम है, ऐसे इनकम को हम रेवेन्यू इनकम मानते हैं। जैसे एक कॉलेज है तो एडमिशन हमेशा होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 11 12 सबका एडमिशन होता है वहां पे। ऐसे जहां एडमिशन का रेगुलर इनकम आता है, फॉर्म एग्जाम फॉर्म का इनकम आता है, एग्जाम फॉर्म भरते उसका पैसा देना पड़ता है, तो ऐसे इनकम जो कॉलेज की तरफ आता है, ऐसे इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, क्योंकि ये इनकम रेगुलर होने वाला इनकम होता है। और कैपिटल इनकम जिसको बोलते हैं कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर को बोलते हैं कैपिटल इनकम। क्या होता है? वो इनकम जो बार बार नहीं होने वाला, कभी कभी होने वाला है, और ज्यादातर ये अमाउंट मोटे तौर पर होता है, तो ऐसे इनकम को हम कैपिटल इनकम बोलते हैं। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे दिए, यानी बिल्डिंग के लिए पैसा क्या बार बार दोगे, हर साल दोगे? नहीं ना, कभी कभी देते हो, तो ऐसे इनकम को हम क्या बोलते हैं? डोनेशन फॉर बिल्डिंग को बोलते हैं, स्पेशल डोनेशन को तो हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। जैसे लेगेसी, यानी किसी वसीयत कर दिया, अपना जमीन क्या कर दिया, कॉलेज में दान कर दिए, तो क्या ये बार बार दान करोगे? कभी कभी करोगे ना, तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। क्या समझ में? जो इनकम रेगुलर होगा, दर साल रेगुलर होगा, यानी कंटिन्यू होगा, तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। ऐसे इनकम जो बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो ऐसे इनकम को बोलते हैं कैपिटल इनकम। क्या समझ में आपको? कैपिटल इनकम, इसमें दोनों, चाहे कैपिटल होगा चाहे रेवेन्यू होगा, दोनों प्रकार के इनकम को कौन सा है? डेबिट साइड दिखा। डेबिट साइड को होता है, इधर होता है डेबिट साइड दिखा देंगे, यानी रिसीव साइड दिखा देंगे। तीसरा, इसमें सभी पेमेंट चाहे कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, कौन सा दिखाएंगे? क्रेडिट साइड दिखा दे। कौन सा दिखा देंगे? क्रेडिट साइड दिखा। क्रेडिट साइड इधर होता है, डेबिट इधर, क्रेडिट इधर दिखा देंगे। और अगला, इसमें नॉन कैश आइटम, ये बोले सर ये नॉन कैश आइटम क्या होता है? नॉन कैश आइटम का मतलब होता है बाबू कि इसको हिंदी में बोलते हैं गैर रोकर मदे। वह मदे ना तो इनकम जिसमें आ रहा है, ना तो इनकम जा रहा है, ना तो पैसा आ रहा है, ना तो पैसा जा रहा है, तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं नॉन कैश इनकम। जैसे डेप्रिसिएशन, लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है? आपका पैसा एक साल के बाद है ना, एसेट का मूल्य गिर जाने के बाद उसमें क्या होता है? एसेट में कमी आ गया, तो कमी आ गया, ना तो उसमें पेमेंट किए, ना तो हम रिसीव किए, अपने आप उसका मूल्य गिर गया, तो ऐसे आइटम को हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम। ना तो कैश आ रहा है, ना तो कैश जा रहा है। जैसे डेप्रिसिएशन, यहां देख लीजिए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट, लॉसेस, ऐसे आइटम को हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम। एग्जाम में 2 नंबरिया अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है, एमपी बोर्ड में पूछा गया। व्हाट इज नॉन कैश आइटम, यानी गैर रोकर मदे क्या होता है? 2 लाइन का 2 नंबर का पूछा, 2 लाइन लिख देना है ना। ऐसे आइटम जहां पे ना तो कैश आ रहा और ना तो कैश जा रहा है, तो ऐसे आइटम को हम नॉन कैश आइटम बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट, लॉसेस आप दे दिएगा। इसके अलावा इसमें आउटस्टैंडिंग आइटम यहां लिख दिए O/S, याद रखिए O/S आप 11th पर पता है, और इसका प्राइस आउटस्टैंडिंग आइटम। जैसे किसी भी एक्सपेंस, किसी भी इनकम का अगर बकाया हो, किसी भी इनकम हो या किसी भी एक्सपेंस का बकाया हो, उसको भी इसमें नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? आपको पता है ये कैश अकाउंट है, कैश जो आएगा उसी को दिखाएंगे। यानी अगर हम पढ़ाते हैं, बच्चे हमको पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट करे उसी को हम डायरी में लिखेंगे, जो पेमेंट नहीं करे उसको डायरी में लिखेंगे? आप ही बताओ, नहीं ना, क्योंकि डायरी मेरा कैश रिसीव है ना, उसमें हम कैश बेसिस पे बनाते हैं, जो कैश आ रहा है उसको दिखाते हैं, जो कैश नहीं उसको नहीं दिखाते। या इसी में वही होगा, जो बकाया रहेगा उसको इसमें नहीं दिखाता। लिख दे, इसको नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। छठा, इसमें प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी तरह के रिसीव को दिखाते हैं। प्रेजेंट, पास्ट,
फ्यूचर सभी तरह का रिसीप को दिखाएंगे। अभी तुरंत समझा आपको, अगर अभी 2024 चल रहा है, अगर 2024 का इनकम को मिल रहा है उसको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसको हम बोलते हैं करंट ईयर। इससे पहले क्या बीता आपका 2023 का इनकम अगर अभी मिल रहा है बकाया इनकम, उसको हम बोलेंगे पास्ट। और फ्यूचर 2024 में 2025 का इनकम 2024 मिल जाए उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। इसके आता है इसमें प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, सभी तरह के प्राप्ति को दिखा दिए। बोलता है हमको कहीं से पैसा आ जाए, अगर आ रहा है उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, इसीलिए सबको दिखा देंगे। और लास्ट में इसका बैलेंस, ये भी ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा था, इसका बैलेंस हमेशा निकाला जाता है। इसका डेबिट बैलेंस हमेशा नहीं, कौन बैलेंस निकाला जाता है, याद रखें डेबिट बैलेंस। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। तो आप कहिएगा सर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या दोनों, तो लिखिएगा आंसर टिक करिएगा, डेबिट बैलेंस निकाला जाता है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस। इसलिए हमेशा कौन साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड ही ज्यादा और रिसीव साइड ही ज्यादा होगा, इसलिए इसको डेबिट बैलेंस निकालते हैं। डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड निकाला जाता है आंसर, और क्रेडिट बैलेंस का आंसर डेबिट साइड ही निकाला जाता है। डेबिट बैलेंस कौन सा निकलेगा, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस कौन सा निकलेगा, डेबिट साइड निकलेगा। अगर इधर ज्यादा होगा तो निकलेगा इधर, अगर इधर ज्यादा होगा तो बैलेंस निकलेगा इधर, ठीक है ना। इसलिए इधर ज्यादा हो तो बैलेंस इधर निकलता है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस निकाला जाता है ना। देखिए इसका डेबिट बैलेंस हमेशा निकाला जाता है जो कौन सा है, यहां लिख दिए, जो कौन सा है, क्रेडिट साइड कैश या बैंक के नाम से निकालें। किस नाम से निकालेंगे, जो कौन सा निकालेंगे, जो क्रेडिट साइड निकालेंगे, किस नाम से, कैश या बैंक के नाम से निकालेंगे, कैश या बैंक के नाम से निकालेंगे, दोनों में से कोई एक नाम से निकाल लेंगे। इसी को हम बोलते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप क्या कर लिए, पूरा नोट्स कर लिएगा, कंसेप्ट बता दिए, और लाभकारी संस्था क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दिए, 3 प्रकार, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बता दिए। इसके अलावा कुछ सपोर्टेड अकाउंट अभी बताया आपको, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद आपको हम सिखाया कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट आपको बताया, फॉर्मेट के बाद कुछ कंसेप्ट हम बता दिए, कैसे यूज करना है, क्या दिखाना है, सब बता दिए। अब इन सब को नोट्स कर लिएगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो ले लिए। चलिए एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्वेश्चन ये है आपका, डॉक्टर एस के सिंह बुक जो एचडीपीडी पब्लिकेशन का होता है, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में स्पेशली यहाँ पर चलाया जाता है, और इसी से क्वेश्चन भी आता है, जो सबसे अच्छा बुक माना जाता है। इसमें एनसीईआरटी भी कवर है। तो आपका एनसीईआरटी हो या डॉक्टर एस के सिंह बुक हो, अगर आप इस कंसेप्ट को पढ़ लिए तो दोनों भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों से भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यह डॉक्टर एस के सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग भी अपना बुक निकालिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं हिंदी में निकालिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में निकालिए। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिएगा। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कहता है प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाने के लिए बोला आपको, बताइए तो, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, यानी फ्लोइंग इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, इससे आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। तो जैसे ये वर्ड बोला रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखना है बनाना क्या है। अगर ये बातें आप नहीं पकड़ पाए कि हमको बनाना क्या है, तो आपसे मैथ बनेगा ही नहीं। अगर आप जाते हो रेलवे स्टेशन, आप वहां पे जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट जो काटता है आपका, है ना, क्लर्क होता है, उसको पूछते हैं कि भाई हमको एक टिकट चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा नहीं कहाँ जाना है, तो आप कुछ नहीं बोले तो क्या वो टिकट देगा, नहीं ना। तो आप बताइएगा उसको हमको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, पटना जाना है, मद्रास जाना है। जो आप जब तक नहीं बताओगे आपको वो टिकट देगा, नहीं देगा। उसी प्रकार जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता है कि क्या बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ के क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर
प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, क्या तैयार करना, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, यानी हमको इसमें एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो अभी आपको हम सिखाए, अभी याद करें, आपको सिखाया आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, ये है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट, बताएं ना आपको, ऊपर में लिखते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंड डेट, यानी इस तरह से 4 कॉलम बना, इधर रिसीव अमाउंट पेमेंट अमाउंट बनाना होगा, यानी आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। चलिए हम इसको हम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, बनाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, नीचे लिखेंगे फॉर द क्या ईयर दिया हुआ है इसमें, है ना, 31 दिसंबर, यहां देखिए 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, ये लिखना जरूरी है। अगर यही नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर आपका काट लेगा। क्यों काट लेगा, जो आप बना रहे पते नहीं कि किस ईयर का हम बना रहे हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, कब का बना, 2022 का बना रहे हैं, याद रखिए पूरे साल का, यानी जब भी बनता है ये 1 साल के लिए बनता है, 2 महीना 3 महीना नहीं बनता है, हमेशा 1 साल के लिए लिखा हुआ 31 दिसंबर 2022, यानी 2022 के लिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो आइए बनाते हैं। चलिए ठीक है, इधर दिखाते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति, यहां पे दिखाते हैं अमाउंट, अमाउंट को आप रुपीज भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रुपीज भी लिख सकते हो। इधर लिखते हैं पेमेंट, रुपीज, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, यानी प्राप्ति इधर दिखाएंगे, भुगतान इधर दिखाएंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको है ना करते हैं। तो आज सबसे पहले अभी आपको नोट से बताए तुरंत, जब भी हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले डेबिट साइड सबसे ऊपर ओपनिंग कैश बैंक को दिखाएंगे। अभी नोट्स आपको बताएंगे, बताए। चलिए सबसे पहले दिखाना है टू बैलेंस बीडी, लिखना है टू बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले कैश बैलेंस देखेंगे क्या ओपनिंग है, हाँ देखिए यहाँ पे कैश है आपका ऑन 1/1/2022 में, यानी 1 जनवरी को बन रहा है, 31 दिसंबर का, कब का पैसा, 1 जनवरी का, है ना। तो यानी शुरू का डेट है, तो ये आपका पहले से कितना 9800, यानी आपका 9800 दिया हुआ, ठीक है। रिसीव है, इन प्राप्ति है, प्राप्ति को हमेशा इधर दिखाएं, पहले से कैसे इतना था। इसके अलावा क्या रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में मेरा इनकम है, जितना भी इनकम होगा रिसीव साइड, जितना भी पेमेंट होगा क्रेडिट साइड, है ना। तो आइए दिखाएंगे दूसरा आपका सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है आपका 75,200, 75,200, ये सब प्राप्ति है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग, जब भी बीडी लिख दिए समझिए ओपनिंग बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, है ना। इसके बाद 75,200, इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ स्पेसिफिक डोनेशन, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन ये भी प्राप्ति है, लेकिन ये है कैपिटल प्राप्ति है, इसको भी दिखाएंगे। प्राप्ति जितना है इधर दिखा देंगे, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। तो कितना है स्पेसिफिक डोनेशन आपका 16,000 है, क्या कि नहीं कोई दिक्कत। यानी प्राप्ति जितना भी होगा उसको रिसीव साइड, पेमेंट जितना होगा, अभी इधर पेमेंट एक भी नहीं मिला, सबको प्राप्ति ही मिला है। तो आपको कंसेप्ट बता चुके, उसमें देख लिया कि प्राप्ति में कौन कौन, ये सब के बारे में आपको लिखा चुके हैं। इसके बाद आता है इंट्रांस फी, देखिए क्या है इंट्रांस फी, कितना आपका 8600,
इंट्रांस फी आप जानते हैं, ये भी इनकम है। अभी बताया जस्ट जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन फी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांस फी। ये भी मेरे लिए इनकम है, कॉलेज के लिए क्या होता है, इनकम होता है। इसको भी इधर दिखाएंगे। इंट्रांस फी कितना, इंट्रांस फी आपका है 8600। 8600। अब देखिए रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना आपका 10,500। ये भी आपका प्राप्ति है। अगर कोई भी रेंट ऑफ क्लब हॉल लिखा रहे, समझे अगर उसको रेंट मिल रहा है, बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े फील्ड क्या करते हैं, रेंट पे लगा दिया जाता है ना। तो यानी चुनाव भी होता है ना जी, नेता लोग भी वो रेंट पे लिया जाता है उसको। यानी कॉलेज का अगर ग्राउंड को अगर रेंट पे लेते हैं तो वहां से जो इनकम आता है उसको हम रेंट ऑफ हॉल भी बोलते हैं। ये भी इनकम है। कितना है रेंट ऑफ क्लब हॉल 10,500। ये भी आपका इनकम है, रेंट ऑफ क्लब हॉल। रेंट ऑफ क्लब हॉल कितना आपका 10,500। सभी प्राप्ति है, जितना लिखे आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन, एंट्रेंस फी, रेंट ऑफ हॉल, ये जितना भी है याद कर ले, पता कर लिए, ये सब आपका प्राप्ति है। इसको पहचान लीजिए, सब क्या आपका रिसीव आइटम है, प्राप्ति है, इनकम है। इसके बाद है आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7,000। देखिए यहां प्राप्ति नजर आ रहा है कि एक्सपेंस नजर आ रहा है, ये भुगतान है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, इसमें पैसा जा रहा है, इस समय पैसा आ रहा था, इसमें पैसा जा रहा है तो कौन सा दिखाएंगे, इधर दिखा देंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7,000। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। इसके बाद देखिए तो सैलरी एंड वेजेस 45,000, यानी बाय सैलरी एंड वेजेस कितना बोला है 45,000। ये भी पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सैलरी दीजिएगा, स्टाफ का सैलरी दीजिएगा, वेजेस दीजिएगा, पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है। आ रहा तो डेबिट साइड, जा रहा तो क्रेडिट साइड। यानी रिसिप्ट इधर है, इधर पेमेंट, यानी इधर आ रहा है, इधर जा रहा, पैसा खर्च हो रहा है, जा रहा है मतलब खर्च हो रहा है। इसके अलावा ओरेनियम ऑफ सिक्रेटरी, यानी अभी बताए सिक्रेटरी ओरेनियम, जब कोई बाहरी व्यक्ति आपके कॉलेज में कोई परफॉर्म करता है या एग्जामिनर बन के आता है, उनको जो पेमेंट करते हो, ऐसे आइटम को हम बोलते हैं ओरेनियम ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑफ ओरेनियम। ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, खर्च है, याद रखिए ये हमेशा खर्च है। खर्च है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, इधर लिखेंगे। ओरेनियम ऑफ सेक्रेटरी कितना है आपका 5,000। ओरेनियम ऑफ सिक्योरिटी, ओरेनियम ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। यहां पे नहीं यार, इधर हटाते हैं। यहां पे हटा दिए। ओरेनियम ऑफ सिक्योरिटी कितना आपका 5,000। इसके बाद क्या आपका न्यूज़पेपर खरीद परचेज की कितना 2,000 का। पेपर परचेज कितना 2,000 का। ये भी पैसा आ रहा है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लेते इससे भी खर्च हो गया, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा था डेबिट साइड, पैसा जा रहा था क्रेडिट साइड। इसका इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे
एक कॉलेज का पैसा अगर बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में जो इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बताइए आप ही। अगर आपका पैसा अगर बैंक में जमा होगा तो इंटरेस्ट जो मिलेगा उसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। और आ रहा है तो मेरा इनकम हो गया, रिसीव हो गया। इनकम होगा तो दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना? 1000। फिक्स डिपॉजिट भी बोलिए या तो बैंक डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। इसके बाद फर्नीचर परचेज, क्या लिखा हुआ आपका? फर्नीचर परचेज, खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, खरीद रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। जा रहा है तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे। कितना है फर्नीचर परचेज? 2000। ये भी आपका 2000 है, ठीक है। और बच गया आपका मिसलेनियस एक्सपेंस 10,000। कौन खर्चा आपका? मिसलेनियस एक्सपेंस, यानी छोटे मोटे खर्चा। अभी समझा था आपको, चाय, नाश्ता, पान, गुटखा, अगर ये सब अगर खर्च करते, बिस्किट वगैरह अगर खर्च करते हैं तो ऐसे खर्चे को हम सैंड्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं या पेटी एक्सपेंस बोलते हैं। 3 नाम दिया गया है, तो इसमें से कौन नाम आया यहाँ पे? मिसलेनियस एक्सपेंस। ये भी आपका खर्च है, पैसा आ रहा है नहीं, पैसा जा रहा है। तो इसको भी हम पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस, देखिए मिसलेनियस शॉर्ट में MISC, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना आपका? 10,000 है। हो गया। ये पूरा मैथ बन के तैयार है, दिखा दिए। ये मैथ है आपका, इसका आंसर यहाँ पे है। अब अच्छे से देख लिए, जो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड दिखाए, जो पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड दिखा दिए। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, आंसर अभी नहीं निकला है, अब इसका क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर देंगे। आपको क्या पता है, जब भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही होगा, यानी रिसीव साइड ज्यादा मिलेगा, क्रेडिट साइड कम मिलेगा। अब इसको जोड़िए तो कितना आता है, जोड़ के देखते हैं कैलकुलेटर का। चलिए आपके साथ में जोड़ते हैं। कितना पहला? 9800। 9800 सबसे पहले कितना आपका? 9800। उसके बाद 75,200। उसके बाद है 16,000। उसके बाद है 8600। उसके बाद है 10,500। और उसके बाद है 1,000, यानी 1,21,100। कितना आ गया? 1,21,100 आया। इधर भी, इधर कम होगा। याद रखिए, जब भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड ही ज्यादा निकलेगा, जिधर ज्यादा निकलेगा वही अमाउंट दोनों साइड बराबर कर देंगे। अगर इधर निकलता तो ये अमाउंट दोनों साइड होता, लेकिन निकला कौन सा? डेबिट साइड। इसको जोड़ लीजिएगा, इसका इससे कम ही होगा, इसलिए इधर ज्यादा है डेबिट साइड, यही अमाउंट दोनों साइड दिखा देंगे। 1,21,100। ये आपको पता है, 11th अगर आप पढ़े हो, लेजर बनाए हो, जर्नल के बाद आता है लेजर, तो लेजर में ये चीज सिखा दिया गया था, जिस साइड ज्यादा वही अमाउंट दोनों साइड बराबर करते हैं। इतना मेरा इनकम हो गया। ये जो जोड़े पहले से कैश था, इतना सब्सक्रिप्शन से मिला, इतना डोनेशन मिला, इतना इंट्रांस फी मिला, इतना रेंट ऑफ हॉल आया, इतना फिक्स इंटरेस्ट मिल गया, ये सब इनकम मिलाकर 1,21,000 आपके पास पैसा आया। अब इसमें से इतना खर्च हुआ है, 1,21,100 में इतना खर्च किए। इलेक्ट्रिसिटी दे दिए 7,000, सैलरी दिए 45,000 का, ओनियम दे दिए 5,000 का, है ना, न्यूज़पेपर खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए और मिसलेनियस खर्चा, ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। BD का मतलब ओपनिंग और CD का मतलब क्या था? क्लोजिंग। ओपनिंग कैश कितना था? 98। अब जो निकलेगा कैश यहाँ है तो कैश ही निकालेंगे। बैंक होता तो बैंक निकालते, अगर दोनों होता तो दोनों में से यहाँ एक निकालते। अगर कैश दिया हुआ तो बैंक निकालते, बैंक दिया हुआ तो कैश निकालते। यहाँ क्या दिया हुआ? कैश, तो हम कैश निकालेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस कैश, क्योंकि कैश अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैश अकाउंट बोलते हैं, इसलिए कैश का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे BF। अब बोले सर BF का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, यानी कितना बैलेंस शेष बचा। तो 1,21,000 में से खर्च कितना हो गया, इसको घटा दिए, माइनस करते चलिए आप। -7,000,
माइनस 45,000 माइनस 5,000 माइनस 2×2=4 4,000 माइनस हम 4,000 कर देते हैं और माइनस 10,000। यानी निकल गया आपका 50,100। ये आंसर निकल गया। कितना आंसर निकल गया? 50,100। क्या समझे इसमें? यानी आपके पास पहले से कैश कितना था? 9800 9800। यानी इतना सब्सक्रिप्शन से मिला, इतना डोनेशन से मिला, इतना इंट्रांस फी से मिला, इतना रेंट ऑफ हॉल मिला, इतना आपका फिक्स डिपॉजिट से मिल गया। टोटल इनकम कितना हो गया? 1,21,100 1,21,100। इसमें से इतना खर्च हुआ, इसमें से 1,21,000 में खर्च को घटाने के बाद मेरा कितना बचा? 50,100। यानी कैश बैलेंस मेरा बच गया 50,100। इसी का नाम पड़ गया रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। बताइए बच्चे, क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत हुआ, तो वो हम फिर से डिस्कस के बारे में करेंगे। ठीक है, और शेयर भी जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से आपको बना रहे हैं। एक तरफ से एनपीओ स्टार्ट किए तो एनपीओ का हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एक तरफ से एनपीओ का पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। जैसे स्टार्टिंग अब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट बताएं, अब इसके बाद जो भी हम बताएंगे हर कंसेप्ट बता के आपको बताया जाएगा। पहले कंसेप्ट क्लियर कराएंगे तो उसके बाद फिर मैथ बताया जाएगा। अब इसको उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। धन्यवाद।